हेलो डियर टेंथिस, कैसे हैं आप सभी। तो शुरू करें। इस लेक्चर में हम सिविक्स का क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स, ठीक है, कंसर्न में। अब देखते हैं पावर शेयरिंग है क्या, डेफिनेशंस क्या है। बहुत मतलब ये चैप्टर ऐसा है कि हमें बिल्कुल भी पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी इसे नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें सिर्फ बोर्ड्स में हेल्प नहीं करता, हमें हमारे लाइफ में भी बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कि देखो, पावर शेयरिंग है क्या और पावर शेयरिंग की हमें ज़रूरत क्यों है और पावर को हम कैसे शेयर कर सकते हैं और शेयर करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब देखो, पावर शेयरिंग क्या होता है। पावर शेयरिंग का मतलब है, जब देखो एक इजी और हंसी और फनी एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। जब पापा अपने 4 बच्चों के बीच, ठीक है, मिठाई को इक्वली बांटते हैं। अब देखो, बड़े बेटे को दे दी तो वो क्या करेगा, अपनी मनमानी से सारी खा जाएगा, ठीक है, या किसी एक को दे दी, किसी को, तो वो अपनी मनमानी से सारी खा जाएगा। पर वही जब उन्हें इक्वली दे दे, ठीक है, तो उनके बीच कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, उनके बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मन मुटाव नहीं होगा। तो ये है पावर शेयरिंग का इजी एग्जांपल। अब देखते हैं पावर शेयरिंग है क्या। देखो, एनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट डू नॉट ओन ऑल पावर। कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि सारी पावर अपने पास रखता हो। पावर इज शेयर्ड अमोंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब देखो, पावर, ठीक है, गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देती है, ठीक है, गवर्नमेंट को। अब वो गवर्नमेंट खुद अकेली सारी पावर को ना रखते हुए वो औरों के बीच भी बांटती है, एग्जीक्यूटिव को भी देती है और जुडिशरी को भी देती है। अब लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर होता है लॉ मेकर्स, जो कि लॉ को बनाते हैं। बहुत सारी लॉज बनते हैं, पॉलिसीज बनती है, जैसे कि फार्म्स के लिए हो गए, ठीक है, किसानों के लिए हो गए, एजुकेशन रिलेटेड हो गए, हेल्थ रिलेटेड हो गए, ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी चीज़ों के लिए हो गए, ठीक है। तो वो बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लेजिस्लेचर्स, जो कि हमारे एमपीज एमएलएज बनाते हैं। उसके बाद हो गए एग्जीक्यूटिव, जो कि उन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक वो लॉज पहुंच जाए, वो हो गए एग्जीक्यूटिव। अब जुडिशरी, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो कि उन दोनों पे नजर रखती है कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब देखो, पावर शेयरिंग आ गया समझ में। अब पावर शेयरिंग क्या है कि 2 तरीके से की जाती है। पहला तरीका हो गया कि जब गवर्नमेंट क्या करती है अपने, एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल, एक हो गया वर्टिकल। जब सेंटर अपनी पावर देता है स्टेट को, स्टेट अपनी पावर्स देती है लोकल लेवल गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो हो गया वर्टिकल पावर शेयरिंग। और एक होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया पावर शेयरिंग, समझ में आया। अब देखते हैं पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, क्यों हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए, ठीक है, समझे। और इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है, 2 कंट्रीज की स्टोरीज के साथ। एक होगी बेल्जियम और एक होगी श्रीलंका। उन्होंने अपनी पावर को कैसे शेयर किया अमॉन्ग डिफरेंट क्लासेस, ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ सोसाइटी एंड विथ डिफरेंट पीपल्स। करें शुरू, देखते हैं। अब पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं बेल्जियम का। अब बेल्जियम क्या है, एक छोटी सी नोनी सी स्टेट है, कंट्री है, कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है। और इसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 करोड़ है, ठीक है। वो तो हमारी दिल्ली से भी बहुत कम होगी ना। हम देखते हैं। अब जो बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते थे, 59% वो डच स्पीकिंग थे। ये हो गया, देखो, फ्लेमिश रीजन, यहाँ पे 59% डच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती थी। अब जो वैलून रीजन है, ये वाला, वहां पे 40% फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन है, और जो 1% थी पॉपुलेशन वो जर्मन स्पीकिंग थी, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, बट हम इसे और बेहतर देखोगे अच्छे से तो समझ में आएगा, और आगे डायग्राम के साथ देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अब देखो, जो कैपिटल सिटी थी वहां पे 80% फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। अब ये थोड़ा सा हो गया कि जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल सिटी में आके माइनॉरिटी में हो रहा है, और जो कैपिटल में मेजोरिटी में वो कंट्री में माइनॉरिटी में, ठीक है। तो गोल मत हो, अब आप अब मतलब सिंपली समझो। देखो, जो डच स्पीकिंग थे वो कंट्री में मेजोरिटी में थे, और जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो कंट्री में माइनॉरिटी में थे,
ठीक है। और ये डच स्पीकिंग कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग वो कैपिटल में मेजोरिटी में थे। आया समझ में? ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो डायग्राम के साथ इंट्रोडक्शन। यूरोप में एक छोटी सी कंट्री विथ 1 करोड़ पॉपुलेशन। बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, इन 4 कंट्रीज के साथ। ये याद रखना, क्या पता एमसीक्यूज में आपके आ जाए। ठीक है, ये समझ में आया? इंट्रोडक्शन हो गया। अब एथनिक कॉम्पोजिशन देखते हैं। 59% जो लोग थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे, वो डच बोलते थे। 40% लोग क्या करते थे, जो वोल्नियर रीजन में, वो फ्रेंच बोलते थे। 1% लोग जर्मन बोलते थे। ठीक है, अब देखो, अब कैपिटल सिटी कौन सी थी? ब्रुसेल्स। जैसे हमारी इंडिया की दिल्ली हो गई, वैसे बेल्जियम की ब्रुसेल्स हो गई। वहां पे 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। आया समझ में? अब देखते हैं कि इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे अराइज हुए। और अब एक चीज तो है, जहाँ पे मतलब बहुत सारे डाइवर्स लोग रहेंगे, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। जो पास में रखे बर्तन बजे बगैर नहीं रहेंगे। ठीक है, जानते हैं हम ये बात। तो अब देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हुए इनके बीच और इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजोल्व किया, कैसे ठीक किया। माइनर एंड रिच सॉरी माइनर एंड रिच फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हेटेड बाय डच स्पीकिंग्स। जो फ्रेंच लोग थे, जो कि माइनॉरिटी में थे और थोड़े अमीर थे, तो वो और उनके बीच, जो डच के बीच क्या हुआ, फ्रेंच और डच स्पीकिंग के बीच कन्फ्लिक्ट्स होने लग गए। ठीक है, हेट्स होने लग गई, एक दूसरे के बीच हेटेड होने लग गया। तो अब ये हेट्रेड को क्या कि 1950s और 60s में जाके कन्फ्लिक्ट्स होने लग गए, क्लैशेस होने लग गए उनके बीच। ठीक है, राइट्स होने लग गए। 1915 और 60s के बीच इन दोनों के बीच क्लैशेस होने लग गए। अब गवर्नमेंट ने कैसे रिजोल्व किया? अब देखो, जो बेल्जियम के लीडर्स हैं, उन्होंने देखा कि भैया हम तो घोर संकट में फंस गए, हमारे लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। अब उन्होंने रिजोल्व कैसे किया? उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि ये जो डाइवर्सिटी है उनके कंट्री में, उसको एक्सेप्ट किया, उसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, उसकी रिस्पेक्ट। लीडर्स रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी इन कंट्री। Between 1970 and 1993, many changes in constitution to ensure unity. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि 1970 से लेकर 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस लाए, संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि इंश्योर किया उन्होंने कि हाँ यूनिटी बने रहे, एकता बनी रही देश में। और उन्होंने फ्रेम किया एक बेल्जियम मॉडल। अब बेल्जियम मॉडल क्या है? ठीक है, बेल्जियम मॉडल देखते हैं। बेल्जियम मॉडल के इनिशिएटिव देखते हैं, इन्वेटिव्स देखते हैं। ये है एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन उन्होंने क्या किया, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे आपके इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। अगर फ्रेंच स्पीकिंग के 10 होंगे तो डच स्पीकिंग के भी 10 ही होंगे। तो माइनॉरिटीज को अच्छा लगा कि ठीक है, भी ठीक है। और बोलो, उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। और अच्छा लगा। और बताइए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ कम्युनिटीज। दोनों जो कम्युनिटीज है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट में, हर जगह पे। और अच्छा लगा। तो भैया अब जो क्लेसेस है वो तो खत्म होने ही है ना। और भी इन्होंने क्या किया, फेवर किया कम्युनिटीज को। ठीक है, क्लेशेस को रिड्यूस करने में, कम करने में बहुत हेल्प मिली इनसे। अब और देखते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज। अब जैसे डच स्पीकिंग है, ठीक है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, उसको पावर दिया कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इन है ना इश्यूज पे आप क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कुछ, और आपको इतनी पावर है। बेल्जियम मॉडल हेल्प टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कम्युनिटीज। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पे होते हैं?
जब अगर किसी बंदे को ऐसे लगेगा कि मैं डिप्राइव्ड हूँ, ठीक है, मैं डिसएडवांटेज हूँ, मैं मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब वो क्या करेगा, कन्फ्लिक्ट करेगा, वो हथियार उठा लेगा, वो रिवोल्ट करेगा। अगर जब सबको इक्वल ट्रीटमेंट होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, तो उन्हें उनके पास रीजन ही नहीं होगा कि वो कन्फ्लिक्ट करें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें जो रीजन था उनके पास लड़ाई करने का, वो रीजन ही उनसे छीन लिया। उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कर दिए। तो उन्होंने ये बेल्जियम मॉडल निकाला। अब देखते हैं आगे कि श्रीलंका ने कैसे अपनी डाइवर्सिटीज को मैनेज किया। उन्होंने क्या किया डाइवर्सिटीज को बचाने के लिए, यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। अब देखते हैं। अब श्रीलंका एक स्मॉल आइलैंड नेशन है। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सब जानते हैं इंडिया के साउथ में है, ठीक है। स्मॉल आइलैंड नेशन, ठीक है, फ्यू किलोमीटर्स फार फ्रॉम सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु से थोड़ा सा नीचे है। पॉपुलेशन 2 करोड़ की है। अब एथनिक कॉम्पोजिशन देखते हैं, ठीक है, कौन सी कम्युनिटी के लोग कितने रहते हैं। अब देखो 74% स्पीकर्स कौन थे, सिन्हालास थे, ठीक है। 18% स्पीकर्स तमिल थे और 8% कौन थे जो कि और लैंग्वेज बोलते थे। अब ये जो सिन्हालास थे, जो 74% मेजोरिटी में थे, वो मोस्ट ऑफ क्या बुद्धिस्ट थे। अब जो तमिल्स थे जो कि 18% थे, वो 5% इंडियन तमिल्स थे और 13% श्रीलंकन तमिल्स थे। 5% वो लोग थे जो इंडिया से गए थे। इंडिया से कैसे, ब्रिटिशर्स के टाइम में स्लेवरी के लिए हो गए या फिर और किसी पर्पज से वहां गए, वो हो गए इंडियन तमिल्स, और 13% श्रीलंकन तमिल्स थे, ठीक है, जो कि नॉर्थ और ईस्ट में ज्यादा थे, जो कि श्रीलंका के नॉर्थ में, यहाँ पे नॉर्थ में और ईस्ट में ज्यादा थे। अब देखो, और ये लोग हिंदूज और मुस्लिम थे, और जो सिन्हालास थे वो 74% वो थे बुद्धिस्ट। अब देखो आगे, अबाउट 7% क्रिश्चियंस आर बोथ तमिल एंड सिन्हालास, और जो 7% क्रिश्चियंस थे वो तमिल और सिन्हालास दोनों लैंग्वेज बोलते थे। इतना समझ में आया, ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया और एथनिक पोजीशन समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे आए, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने के लिए, और इसका रिजल्ट क्या हुआ उन्हें, ठीक है। हमने बेल्जियम मॉडल देखा, अब श्रीलंकन मॉडल देखते हैं। श्रीलंकन मॉडल था मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है कि ऐसा मानना लोगों का कि जो मेजोरिटी में जो लोग हैं वही राज करेंगे बस, ठीक है, जो बड़ा भाई है सारी मिठाइयां वही खाएगा, ठीक है। तो श्रीलंकन का ये मानना था। अब ये मानना था तो जो माइनॉरिटीज है, जो छोटे भाई है, उनको तो थोड़ा भेदभाव लगेगा, डिस्क्रिमिनेटेड फील होगा, तो वो क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स करेंगे। अब देखते हैं और क्या क्या स्टेप्स लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए। अब देखो, श्रीलंकन गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। इंडिया के 1 साल बाद श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस मिल गई श्रीलंका को, ठीक है। जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में थी, ठीक है, जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में थे। गवर्नमेंट अडॉप्टेड द मेथड ऑफ एस्टेब्लिश सिन्हाला पावर, और गवर्नमेंट ने जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने गवर्नमेंट ने अपनी पावर को स्टेब्लिश करने का मेथड ढूंढ लिया कि भैया राज करेंगे तो हम। 1956 में उन्होंने अपना जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे हमने सेकंड चैप्टर में देखा है फेडरलिज्म में कि जो लैंग्वेज है वो बहुत इंटरनल मैटर है लोगों का। मैंने आपको बताया था कि उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, ठीक है, स्ट्राइक्स भी हो गई है, मूवमेंट्स भी हो चुके हैं। तो अब उन्होंने 1956 में क्या किया, जो सिन्हाला थे उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। अब उससे पंगा हो गया भैया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डिमांडेड प्रोटेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को कौन प्रैक्टिस करते हैं, सिन्हाला। और कॉन्स्टिट्यूशन ने डिमांड में क्या कर दिया कि प्रोटेक्शन होगी और इंकरेजमेंट होगी और बुद्धिज्म की।
अब वो उन्होंने अपने आप को और फेवर किया। ऑल दिस गवर्नमेंट मेथड्स, ठीक है, अलोन टू श्रीलंकन तमिल्स। अब जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको ये फील हुआ कि हम तो भैया अकेले हो गए, हमारा कोई साथी नहीं है, ये जो बड़े भैया हैं ये बदमाश है। तो उन्होंने क्या किया कि अब बोले अब तो भैया जोर जपेटा होगा, अब तो लड़ाइयाँ होंगी, सीधी बात है, दंगे करेंगे। तो उन्होंने शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर लैंग्वेज क्या है, लॉस में है, हम घाटे में चल रहे हैं, सीधी बात है, या तो पावर दो या, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने हिसाब से चलाएंगे, या हमें अपना जो रीजनल पॉलिटिक्स है वो हमें अपने हिसाब से करने दो। अब देखो उन्होंने फील किया कि कल्चर एंड लैंग्वेज, वेल दैट देयर कल्चर एंड लैंग्वेज क्या है, लॉस में। गवर्नमेंट रिफ्यूज देयर पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेट इन गेटिंग जॉब्स। अब उन्हें फील हो गया कि वो लॉस में चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया उनके पॉलिटिकल राइट्स को। नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, उन्होंने नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गेटिंग जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ। तो अब उनको और लग गया कि भैया हमें तो मतलब पूरा नकार ही दिया गया कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम जाओ अपना देखो, अपना भी क्यों देखो, हम राज करेंगे और तुम्हारा देखने भी नहीं देंगे, ऐसे बोल दिया। अब एज ए रिजल्ट क्या हुआ, क्लैशेस बिगेन्स, शुरुआत हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सिन्हाला तमिल्स ने फिर डिमांड उठाई कि हमें क्या चाहिए, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, सेल्फ रूल इन देयर रीजन्स। अब हमने देखा कि नॉर्थ में और ईस्ट में तमिल्स ज़्यादा थे, ठीक है, वो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते थे, नॉर्थ और ईस्ट में। तो उन्होंने कहा कि हमारे रीजन्स में हमें सेल्फ रूल चाहिए, कि हम खुद रूल करेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स, एजुकेशन और जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर 10 सिन्हालाज हैं तो 10 तमिल ही होंगे, ऐसा नहीं है कि 5 तमिल होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए हमें। तो इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इज नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट, और नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में हमें हमारा इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट चाहिए। डिमांड्स क्या हुई, डिनाइड बाय गवर्नमेंट, ऑब्वियस है, ठीक है, वो अपना रूल चाहते थे, वो अपना रूल चाहते थे। तो जो मेजोरिटी में थे, और मेजोरिटेरियन का कंसेप्ट था, तो उन्होंने क्या किया, माइनॉरिटीज की डिमांड्स को डिनाई कर दिया। उन्होंने बिल्कुल कोशिश भी नहीं की कि इनकी थोड़ी भी डिमांड्स सुनी जाए, या फिर कुछ ऐसा कुछ करते कि थोड़ी उनकी सुनते, थोड़ी खुद की बताते उन्हें, और उसके बाद कोई मिडिल पाथ चूज करते। पर नहीं, उन्होंने क्या किया, नकार दिया कि नहीं, जो करना है कर लो, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है, यू आर माइनॉरिटीज, यू आर इन्फीरियर्स, तो आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। और उसका रिजल्ट प्रेजेंट डे में हम देख सकते हैं, श्रीलंका भूखा हो गया, नंगा हो गया, ठीक है। तो ये एक मेजोरिटेरिज्म का कंसेप्ट है जो कि स्टेट को एकदम डिक्लाइन कर देता है। अब देखते हैं और आगे क्या हुआ श्रीलंका में। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वॉर अकर्ड। अब दोनों कम्युनिटीज के बीच में सिविल वॉर्स हो गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड, हजारों लोगों की जान गई। वॉर डिस्ट्रॉयड सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। और जो वॉर चल रहा था उनके बीच, सिविल वॉर चल रहा था दोनों कम्युनिटीज के बीच में, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया उनके सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ। जो श्रीलंका था वो मैक्सिमम उसकी जो इकोनॉमी का शेयर था वो टूरिस्ट से आता था, ठीक है, टेररिज्म से नहीं, सॉरी, टूरिज्म से, ठीक है। तो अब जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही वहाँ पे कौन आना जाएगा, कौन टूरिस्ट आना जाएगा, कौन घूमना चाहेगा, कोई नहीं जाएगा भैया, सीधी बात है। तो उन्होंने इकोनॉमिक लाइफ खराब कर दी, सोशल और कल्चरल। अब जब दो लोग लड़ाई में लगे रहेंगे तो वो पढ़ाई करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना या सोशल अवेयरनेस सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है, सब ऑब्वियस खराब होना ही है। तो उन्होंने अपनी सोशल और कल्चरल लाइफ को क्या कर लिया, डिस्ट्रॉय कर लिया पूरी तरीके से। अब आगे देखते हैं इसका परिणाम, देख लिया हमने। अब हमें इससे क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए हमें इससे, अभी ये देखते हैं। अब देखो, लर्निंग्स फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब बेल्जियम और श्रीलंका से हमें क्या क्या सीख लेनी चाहिए। अब देखो, बहुत ब्यूटीफुली हमें समझना है इस चैप्टर को, और जो कि प्रेजेंट डे जो चल रहा है उससे हम रिलेट करना है।
कि ये सही है या गलत है, और अगर ये गलत है तो इसे हम कैसे सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि रट लो और एग्जाम में टॉप कर लो, नहीं, हमें उससे कुछ सीखना भी चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए और हमें अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब देखो लर्निंग्स, बेल्जियम से लर्निंग क्या मिलती है हमें, शोज यूनिटी कैन बी अचीव्ड। उन्होंने दिखाया कि यूनिटी अचीव की जा सकती है, कैसे, रिस्पेक्टिंग फीलिंग्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। अब हम क्या कर सकते हैं, यूनिटी को अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, कब, जब हम एक दूसरे के जो डिफरेंसेस है उनको रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, एक दूसरे के जो विचार हैं उनको समझना सीखेंगे, एक दूसरे के रीजंस को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे कि ठीक है चलो, है ना, ये अगर तुम्हारा रिलीजन है, ये तुम्हारी कास्ट है, ये तुम्हारे बिलीव्स है, प्रैक्टिसेस है, तो हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, आप हमारे को कीजिए, ठीक है। ये हो गया लर्निंग फ्रॉम बेल्जियम। अब देखते हैं लर्निंग फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका ने क्या दिखाया, श्रीलंका शोज दैट इफ मेजोरिटी वांट्स टू डोमिनेट ओवर देयर अदर्स, अगर जो मेजोरिटी है, जो बहुसंख्यवाद लोग हैं, वो अगर कम लोगों पे, माइनॉरिटीज पे, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, अल्पसंख्यक लोगों पे, अल्पसंख्यक लोगों को दबाना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे यूनिटी ऑफ कंट्री। अगर जो मेजोरिटी लोग हैं वो अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट्स होंगे, और कन्फ्लिक्ट से जैसे हमने देखा श्रीलंका का, तो वो मतलब जो अपने डेवलपमेंट पे, प्रोग्रेस पे, ग्रोथ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाएंगे, और उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि वो कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि उसमें सोशली, कल्चरली पूरा वो खत्म सी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लो पाकिस्तान का, श्रीलंका का, दोनों आज मतलब ना के बराबर है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है उनकी। तो हमें ये सीख मिलती है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर यूनाइटेड रहेंगे तो हमेशा हम खड़े रहेंगे, और अगर हम डिवाइड हो गए तो हम गिर जाएंगे, ठीक है। ये बहुत मतलब ब्यूटीफुल चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए और हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अब देखते हैं और आगे, पावर को कैसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और पावर क्या, कैसे कैसे, किन किन क्लासिफिकेट कर सकते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, सोशल ग्रुप्स में हो गया, प्रेशर ग्रुप्स में हो गया, पॉलिटिकल पावर कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। देखें, अब हम ये देख चुके हैं कि पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स के बीच पावर कैसे शेयर हुई है और उनके क्या क्या रोल्स हैं। अब देखते हैं रीजंस दैट फेवर्स पावर शेयरिंग, क्या क्या रीजंस हैं जो कि पावर शेयरिंग को फेवर करते हैं, ऐसे क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमें मतलब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हमें पावर को शेयर करना चाहिए। अब इसके दो रीजन है, एक तो हो गया प्रूडेंशियल, एक हो गया मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल क्या होता है, कॉमन सेंस, हमें ये चीज़ ऐसे पता है, फैक्ट है कि हाँ ये कॉमन सेंस है और ऐसा होगा तो और बेटर रिजल्ट आएगा। और एक होता है मॉरल रीजन, ठीक है, जिससे ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है, मतलब ये हम पे थोपा नहीं गया बट हमें मॉरली लगता है, ठीक है, हमारे बिलीव्स जैसे कहते हैं कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए। अब देखते हैं कॉमन सेंस क्या कहता है, प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है। देखो, अब पावर शेयरिंग हेल्प्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, हेल्प्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, हमने दोनों एग्जांपल में देखा। इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पावर को शेयर की जाएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहेगी। फोकस दैट पावर शेयरिंग ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट, और पावर शेयरिंग क्या करेगी, बेटर रिजल्ट आएगा। अब बेल्जियम देखा और श्रीलंका में देखा, पावर शेयरिंग के हमें रिजल्ट मिले, तो फोकस करता पावर शेयरिंग बेटर रिजल्ट। अब देखते हैं मॉरल रीजन क्या है, गुड रीजन क्या है। ये क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग, ठीक है। जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसे तो पावर शेयरिंग करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो पावर शेयर नहीं करेगी तो वो डेमोक्रेटिक किस बात की, और अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है, पावर शेयर नहीं करिए, तो वो ठीक है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रही, और उसमें क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्लैशेस होंगे, राइट्स होंगे, तो हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए। ये मॉरल रीजन कहता है, हाँ करना ही चाहिए।
डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग अमंग पीपल्स। और ये देखो कि डेमोक्रेटिक रूल होगा ना, जब हम पावर शेयरिंग करेंगे सेंटर से स्टेट तक और स्टेट से हम लाएंगे लोकल लेवल तक, तो क्या करेगी, जो पीपल्स है वो भी उसमें इंगेज होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और इससे बेस्ट क्या चाहिए, ठीक है, अगर तुम्हें खुद के लिए लॉ बनाना है और तुम्हें खुद को ही दे दी कि तुम खुद के लिए लॉ बनाओ जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, तो इससे बेस्ट थिंग और क्या हो सकती है। हमने सेकेंड चैप्टर में फेडरलिज्म में पढ़ा है कि बेस्ट है जो म्यूनसिपल हो गई और ये जो पंचायत हो गई, 73rd एंड 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इसके बेनिफिशियल क्या है, ये तो हो गया ना, बेस्ट थिंग होगी, मोरल गुड रीजन हो गया ये। और फोकस ऑन पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, और ये वैल्यूएबल है, ठीक है, किसी कंट्री के लिए। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम पावर को 4 तरीके से शेयर कर सकते हैं, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, अमंग डिफरेंट लेवल्स, और 2 आगे देखेंगे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे कर सकते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, एक हो गया वर्टिकल, देखा है हमने। अब हॉरिजॉन्टल, नो ऑर्गन कैन यूज अनलिमिटेड पावर। अब हॉरिजॉन्टल में हमने देखा एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेचर। अब कोई भी ऐसा ऑर्गन है जो अपनी पावर्स को मतलब अनलिमिटेडली यूज कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर लेजिस्लेचर चाहेगा कि मैं अनलिमिटेड यूज करूं, तो जुडिशरी उसके लिए बैठा है कि भैया मैं हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहीं पे ही हूं, तेरे पे नजर है मेरी, ऐसे बोलेगा उसको कि मेरे को, है ना, तू ऐसे ऐसे मत समझियो कि मैं सो रहा हूँ, नहीं भैया मैं तेरे पे पूरी नजर है। दिस फॉर्म एंश्योर्स बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो इंश्योर करेगा कि हाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी तीनों इक्वली, है ना, अभी जिंदा है ऐसे। अब देखते हैं अमंग डिफरेंट लेवल्स गवर्नमेंट। डिफरेंट गवर्नमेंट एंड लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट, रीजनल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल एंड पंचायत। हमने देखा है ये हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन सेट पावर्स, और इन्हें पावर कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। पहले हमारे 2 टायर सिस्टम थे, सेंट्रल था, स्टेट था, उसके बाद हमारे रीजनल गवर्नमेंट्स आई जैसे म्युनिसिपल और पंचायत राज, कहाँ से, 73rd एंड 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 एंड 3। तो ये आ गया समझ में, अमंग डिफरेंट लेवल्स, ये हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला। अब देखते हैं और क्या रीजन है, और क्या फॉर्म्स है, सॉरी, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। among different social groups, between different religions, linguistic groups। अब अगर हम रिलीजियस वो जो लीडर्स हैं उनको, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को, उनको अगर पावर दे देंगे तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमें बैकवर्ड है, हम डिस्क्रिमिनेटेड है, और वो क्या करेंगे, मतलब सही तरीके से बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के, बिना कोई प्रॉब्लम्स के अच्छे से रह सकते हैं, और देश में यूनिटी भी बनी रहेगी। दिस गिव वैल्यूज टू सोशल ग्रुप्स इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है वो भी, उनको भी पावर थोड़ी मिल सकेगी। तो अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हो गए। अब देखते हैं अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, मान लो कोई ऐसे ग्रुप्स हो गए जो कि जैसे कि फार्म लॉज आए, तो उनके अगेंस्ट फार्मर्स ने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया, और वो की गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे थे कि नहीं, हमारे जो ये जो बिल्स हैं इनको, ठीक है, रिपील करो। तो वो एक प्रेशर ग्रुप हो गया जो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहा है, तो वो हो गए प्रेशर ग्रुप्स। मूवमेंट्स हो गए, जैसे नर्मदा बचाओ मूवमेंट हो गया, वो मूवमेंट वाले। तो अगर उनको भी अगर हम पावर देंगे तो हमें और ज्यादा आइडियोलॉजीज मिलेगी। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स हो गए, ठीक है। अब देखो, अगर हमें सबको अगर रिप्रेजेंटेशन देंगे ना, तो हमें बहुत सारी आइडियोलॉजी मिलेगी सबको, मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे ना उतने सारे आइडियाज होंगे, और जितने ज्यादा आइडियाज होंगे उतना बेटर होगा डेमोक्रेसी के लिए। और डेमोक्रेसी है क्या, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। तो अगर डेमोक्रेसी बाय द पीपुल नहीं रहेगी ना, फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल नहीं रहेगी, तो वो डेमोक्रेसी किस बात की। और एक डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या, ज्यादा आइडियाज होंगे तो
वो डेमोक्रेसी बेटर तरीके से वर्क कर सकेगी, क्योंकि आखिरकार होगा तो लोगों के हित में ही ना। तो ये चीज़ हमने पूरी पढ़ ली, और इतना ही है चैप्टर। ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत मतलब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और प्रेजेंट डे से हमें बहुत कुछ रिलेट करना चाहिए इसे, कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इतना ही था चैप्टर, चैप्टर हो गया। अब आप बताओ कमेंट में कि आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया। और अब जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में बताओ चैप्टर कैसा लगा, क्या समझ में आया। और अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, या आपको कुछ डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।